एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो रेजिस्टेंस फोर्सेस और तालिबान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कल ये खबर निकलकर आई सामने कि सैकड़ों लड़ाके, तालिबान के लड़ाके हैं, वो पंजशीर जा रहे थे और पंजशीर के गेट पर, मुहाने पर ही आकर बहुत से रुक गए थे और ये सोच रहे थे कि एक साथ अटैक करेंगे। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 800 इनके तालिबानी फाइटर्स को मार गिराया गया है रेजिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा। ये अनवेरिफाइड न्यूज है, पर यह जरूर वेरीफाइड न्यूज है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो लीडर है अहमद मसूद, उसका कहना है कि बातचीत अगर फेल होगी तो हम अपने लैंड को डिफेंड करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि वो पंजशीर को डिफेंड कर रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि वो पूरे अफगानिस्तान को लेकर लड़ रहे हैं, पर मुझे जहां तक लगता है वो पंजशीर को लेकर केवल लड़ रहे हैं। वहां पर तालिबान का जो अटैक है वो रुका रहे, इसके अलावा जो तालिबान का कब्जा है वो वहां पर ना हो सके। जितनी भी अफगानिस्तान की फोर्सेस थी वो आत्मसमर्पण करती चली गई और तालिबान आगे बढ़ता चला गया। तालिबान के लड़ाके यहां पर कमाल नहीं किए हैं, एक्चुअल में कुछ पॉलिटिकल चीजें ऐसी हुई जिसमें कि सरेंडर को महत्ता दी गई, पर पंजशीर में ऐसा नहीं हो रहा है। रशियन फोर्सेस के द्वारा बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। इसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है वो केवल पंजशीर तक नहीं सीमित रह गई है, कुछ और इलाकों तक बढ़ गई है। ये रेजिस्टेंस फ्रंट वर्दक, कपीसा, परवन, टखर, बेमियान और बैगलान तक पहुंच चुकी है। कई जगह रेजिस्टेंस फ्रंट बन रहे हैं, पर वहीं पाकिस्तानी सपोर्टर्स या पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स का यह कहना है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं, उनको कैप्चर कर लिया जा रहा है, पर वो ये मान रहे हैं कि तालिबान को यहाँ पे कड़ी टक्कर दी जा रही है। तो ये चीज वेरीफाइड हो जाती है कि तालिबान को कड़ी टक्कर दी जा रही है। 800 की संख्या में कहा जा रहा है 30 घंटे में लोग मारे गए हैं, तालिबान के लोग मारे गए हैं। रेजिस्टेंस फोर्सेस के कितने लोग मारे गए हैं ये चीज अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। अमेरिका के जो सांसद हैं, जो उनके पार्लियामेंट में जाने वाले लोग हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डालने लगे हैं। उनका ये कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। जब 31 अगस्त के बाद वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रेजिस्टेंस फोर्सेस का सपोर्ट करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस फोर्सेस को केवल अब 1 से 1.5 हफ्ते ही केवल लड़ना है और उसके बाद अमेरिकन सपोर्ट हो सकता है कि उनको मिलने लगे। पर वहीं रशिया ने यह कहा है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस और तालिबान के बीच में जो ये लड़ाई हो रही है उसमें वो किसी का साथ नहीं देंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे, ना ही वो मीडिएटर का काम करेंगे, वो किसी तरह का काम नहीं करेंगे, मूक दर्शक बने रहेंगे रशिया, और वो भी मूक दर्शक बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मीटिंग हुई है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जितने शामिल देश हैं उनकी मीटिंग हुई थी। इसमें डिसाइड हुआ था कि कोई भी किसी का साथ नहीं देगा, पर अनवेरिफाइड न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि तजिकिस्तान के द्वारा हथियार, खाने पीने के सामान, एम्युनिशन, ये सारी चीजें रेजिस्टेंस फोर्सेस को पहुंचाया गया है। यानी कि तजिकिस्तान सपोर्ट में आ गया है रेजिस्टेंस फोर्सेस के, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया भी रेजिस्टेंस फोर्सेस के सपोर्ट में आ गया है। और वो ये नहीं चाहता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो देश हैं उनके आसपास में भी किसी तरह से इस प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटी हो जिससे कि उनकी सिक्योरिटी में बाधा आए। तो अब यहां पर देखना रोचक है कि ये जो अभी पंजशीर तक सीमित हैं चीजें और वो तालिबान से बात भी करना चाह रहे हैं, तो क्या ये पंजशीर तक ही सीमित रहता है या अफगानिस्तान तक भी ये जाता है? क्योंकि अहमद मसूद का ये कहना है कि सपोर्ट उनको चाहिए, अरब से सपोर्ट चाहिए, अमेरिका से चाहिए, रशिया से चाहिए, एशियन कंट्रीज से चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए और तभी जाके वो आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लैंड को डिफेंड कर पाएंगे। बात करते हैं चीन और पाकिस्तान के रिश्तों की। नोंग रोंग, जो कि चीन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कड़े शब्दों में शेख रशीद को यह समझा दिया है कि भाई अगर इसी तरह चीनियों पर हमला होता रहा और अगर अगला एक भी हमला चीनियों पर होता है तो चीन पाकिस्तान में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाउनग्रेड कर देगा, कम कर देगा या खत्म भी कर सकता है। पर पाकिस्तान मीडिया में यह सब दिखाया गया कि शेख रशीद से सिक्योरिटी कंसर्न पर बात हुई। उनका यह कहना था कि सिक्योरिटी गड़बड़ हो रही है चीनी लोगों की और उसको सुधारा जाए, इसके लिए एक कलेक्टिव प्रयास किया जाएगा। यहां हम देख सकते हैं कि जो नशा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन करते हैं वही नशा अब चीन के एम्बेसडर को भी दिया जा रहा है। एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की एक ब्रॉड पिक्चर देता है और किस प्रकार से इस चीजों को हैंडल किया जा रहा है अब देश में, वो चीज बताता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर आप इसको मत देखिए, इसको ब्रॉड पिक्चर में हमें समझना चाहिए। बीजेपी के एक फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, मतलब बीजेपी का अपना फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है जो कि बाहर में, मतलब इंडिया के बाहर लाइजनिंग देखता है। तो अब वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इसके बाद, उनसे मिलने के बाद ट्वीट किया और उसमें कहा कि बीजेपी, मतलब उनके ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए, और नेपाली कांग्रेस जिसके कि वो प्रधानमंत्री हैं,
दोनों के बीच में गठजोड़ अब बढ़ेगा। और एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी कई देशों में है और एफिलिएशन होता है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी एफिलिएटेड है, तो क्या बीजेपी के द्वारा एज अ पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन किया जा रहा है, जिस प्रकार से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा नेपाल में एफिलिएशन किया गया था और गवर्नमेंट को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, तो उसी प्रकार से बीजेपी के द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही है। बीजेपी, मैं तो कहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी की इस प्रकार की सेल होनी चाहिए। जिस प्रकार से अन्य देश दूसरे देशों में पॉलिटिकल पार्टियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, भारतीय पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस प्रकार का इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट रखना चाहिए, ताकि दूसरे देशों पे हमारे हिसाब से जो पॉलिसीज हैं वो बनती रहें। इसके अलावा आईएसआई ने एक नया टेररिस्ट ग्रुप बनाया हुआ है जिसको कि हिज्ब ए विलायत कहा जा रहा है, और अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय एसेट हैं उन पर अटैक करने के लिए इस प्रकार की तंजीम बनाई गई है। इसमें कहा जा रहा है कि 10,000 लोग शामिल हैं और ये अब अफगानिस्तान में भेजे जा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि भारत से एफिलिएटेड हैं, एसेट हैं भारत के, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार की चीज तो होनी ही थी, इसीलिए तो हमारे डिप्लोमेट्स को सबसे पहले वहां से बाहर निकाला गया है। वहीं अफगानिस्तान के भूतपूर्व आर्मी के चीफ को लाइन में लगे हुए देखा गया है, उनकी फोटो निकलकर सामने आई है और ये दिखाता है कि वो भी अब अफगानिस्तान से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी क्या, उनको तो निकलना ही था, क्योंकि तालिबान का सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं पर था। और इस प्रकार की तस्वीरें ये बताती हैं कि अफगानिस्तान में किस प्रकार का माहौल है। तालिबान कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, पर जो माहौल है वो बिगड़ा ही हुआ है। इस खबर से प्रूफ होता है जिसमें कि कई जर्नलिस्टों को डोर टू डोर जाकर उनके परिवारों को मारा जा रहा है तालिबान के द्वारा। ये सब चीजें रात में की जा रही है, सुबह की धूप में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारतीय लोग फिर उनके गुणगान करते हैं। अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन की बात चली है तो तजिकिस्तान में जो भारतीय बेस अब निकलकर सामने आया है, जो कि इतने दिनों से छुपा हुआ था, एनी एयरबेस, उसको अजीत डोभाल जी और हमारे जो पूर्व एयर चीफ मार्शल थे बीएस धनोआ जी, उनके द्वारा एक्टिवेट किया गया था। यहाँ पे बीआरओ की पार्टी लगाई गई थी और इस पूरे एयर स्ट्रिप को बनाया गया था। पूरी एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देखिए। पर यहाँ पर जिस प्रकार से हमें इवैक्यूएशन में तजिकिस्तान की ये जो एयरबेस है वो हेल्प कर रही है, वो काबिले तारीफ है। इसकी जो फंडिंग है वो कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा की जाती है, यानी कि ये इसी कामों के लिए है कि हमें अगर अफगानिस्तान से लोगों को निकालना हो या अफगानिस्तान लोगों को भेजना हो तो इस एयरबेस का हम इस्तेमाल करेंगे। ये दूरदृष्टि दिखाता है, ये चीज पहले ही जान ली गई थी कि इस प्रकार के सिनारियो वहां पर हो सकते हैं और हमें इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। और ये भी कहा जाता है कुछ सोर्सेस के द्वारा कि यहाँ पर SU-30 MKI को भी पोजीशन किया गया था और ये ऐसा बेस बन गया था भारत के इतिहास में जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट को बेस्ड किया जा रहा हो। SU-30 जो कि हमारा फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको बेस किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो हमारा एयर असेट है, जो कि फरकोर एयरबेस अलग है और ये एनी एयरबेस अलग है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत को हमेशा इसको एक्टिवेटेड रखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा उछल रहे थे कि तालिबान की सरकार बनते ही उनके फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान का पहला दौरा करेंगे और उनसे मिलेंगे, गठजोड़ करेंगे, पर उनका दौरा अब कैंसिल हो गया है। कल ही ये दौरा होने वाला था पर ऐसा नहीं हुआ और अखबारों में ये खबर निकलकर सामने आई कि इस तरह का तो कोई दौरा होना ही नहीं था। ये जाहिर सी बात है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर जाना तो चाह रहे होंगे, पर ऐसा इंटरनेशनल दबाव पड़ा होगा कि बाद में उनको अपना जो विजिट है उसको कैंसिल करनी पड़ी होगी। अब ये किस लिए कैंसिल हुआ आगे जाके निकलकर सामने आएगा, पर कैंसिल तो जरूर हुआ है और अपना मुंह छुपा रहे हैं पाकिस्तानी ये कह के कि इस तरह की विजिट तो होनी ही नहीं थी। तो खुश किस बात के लिए हो रहे थे जब विजिट होने की खबर निकलकर सामने आई थी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसी पे कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।